अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आपकी मोहब्बतों का, प्यार भरे फीडबैक का और दुआओं का अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। टाइम हो गया है आपकी कहानी का जो आप सुनते हैं, और जब आप स्टोरी को सुनते हैं तो आप ऐसे खो जाते हैं कि आप उस कहानी का ना सिर्फ हिस्सा होते हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। स्टोरी का मकसद भी यही होता है, आधा घंटा घंटा जितना भी टाइम है वो आपका इस तरह का गुजरे कि आप अपनी दुख, परेशानी, टेंशन, मुसीबत सब कुछ को साइड पे रख के इस लम्हे को एंजॉय कर सकें। इसलिए मैं साथ साथ दुआ भी देता हूं और कोशिश भी करता हूं एक स्टोरी के ज़रिए कि आपको अच्छा लगे। असल में इस कहानी का मकसद है कि मेरा आप लोगों को तो क्या फीलिंग है वो आप बेहतर जानते हैं। जो मेरी फीलिंग होती है वो ये होती है, स्टोरी सुनाते हुए मैं बिल्कुल ऐसे बैठा होता हूँ जैसे मैं आपके साथ हूँ। इस वक्त मेरे सामने एक कैमरा नहीं होता, मुझे लगता है आप बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, मेल फीमेल, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, लोग मिलते हैं मुझे। और ऑफ कैमरा स्टोरी की जब बात करते हैं तो खुशी होती है। वो फीडबैक जो मेरे सामने आता है तो मुझे उसी को अंदाज़ा हो जाता है। फिर जब मैं कहानी सुनाने के लिए बैठता हूँ तो वो जो फीडबैक उन्होंने दिया होता है तो मुझे पता होता है आप किस अंदाज में बैठे हैं और कहानी को किस तरह सुन रहे हैं। तो आपको एक सुकून मिल रहा होता है। यकीन मानिए मुझे भी सुकून मिल रहा होता है इस फैमिली से बातें करते हुए इस तरह। तो मैं आपसे ना सिर्फ बातें करता हूँ बल्कि मैं भी बहुत खुश हो रहा होता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है आपसे, आधी आपकी मेरी ऐसी मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग जब सुन रहे होते हैं उनके दिल में क्या सवाल चल रहे होते हैं, क्या बातें चल रही होती हैं, उनको महसूस करने की कोशिश भी करता हूँ। इस दफ़ा मुझे काफ़ी टाइम से लिखा जा रहा था कि आप अपनी भी कोई कहानी बीच में ज़रूर सुनाया करें। तो आज कहानियाँ आ रही हैं, आप लोग भी भेजिए। अपनी जो कहानी है मैं उसको कोशिश करूँगा उन लफ्ज़ों में ढाल सकूँ कि आपकी आंखों के सामने ऐसा लगे कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मेरे दो कैमरामैन, बेस्ट फ्रेंड, दो तो नहीं कहना चाहिए, माजरत, सब ही बेस्ट थे। आसिफ इकबाल से लेकर तनवीर गिलानी, जावेद इकबाल, उमर फ़ारूक, फराज हमीद, बहुत सारे नाम हैं। मैं इस तरह नाम लेने भूलूंगा, किसी एक का भी भूल गया नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन उमर फ़ारूक, उनके साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजरा है। रोही के बाद भी, रोही को छोड़ने के बाद भी मेरा टाइम उमर फ़ारूक के साथ बहुत गुजरा है। शहज़ादा बंदा है, बहुत ही प्यारा बंदा है, बाई नेचर दिली तौर पे बहुत खूबसूरत इंसान है। ये तमाम के तमाम खूबसूरत लोग हैं, क्यों एक नहीं, सबके सब खूबसूरत दौर थे। मेरी ज़िंदगी का वो कीमती तरीन दौर था जब इन लोगों के साथ मैंने काम किया। लेकिन उमर की आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसको मैं ख़ुद कभी मूड में बैठा होता हूँ, आंखें बंद की होती हैं, पुरानी बातों को याद करता हूँ तो उनमें एक ये वाक़या भी याद आ जाता है। बहुत सारे वाक़यात हैं जो याद आते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको सुना दूँगा। प्रोग्राम राज जो पुराने प्रोग्राम थे मुल्तान में, एक लोकेशन के बारे में। अच्छा, लोकेशन का इस तरह होता है सिलसिला, अब तो चेंज है। पहले ये होता था कि लोग कॉल करके हमें बुलाते थे और कहते थे जी फ़लाँ एक जगह है, एक लोकेशन है, वहाँ पे ऐसे ऐसे है, आप आएँ और आके आप वहाँ पे प्रोग्राम करें। मेरे साथ मुख्तलिफ़ लोगों ने एज ए को होस्ट काफ़ी लोग आए। एक आमला थी, आमिल थी, ख़ातून थी, उसकी भी बहुत सारी कुछ कहानियाँ मैं आपको आगे सुनाऊँगा। तो एक लोकेशन के बारे में मैं बताया गया, फ़लाँ फ़लाँ एक इलाका है, तकरीबन कोई मुल्तान से यूँ कह लीजिए कोई पौना घंटा, मुझे ये सही याद नहीं है, पौना घंटा या घंटे की दूरी पे जगह थी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप आएँ और आके इन्वेस्टिगेशन करें। टीम से मैंने पूछा कि यार इस जगह के बारे में कोई जानता है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल जगह है और हम उसका एड्रेस भी जानते हैं। उस बंदे से मैंने बात भी करा दी, उसने अपना नंबर भी ले लिया और कहा कि बिल्कुल आप आएँ वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करें। टाइम हमने डन कर लिया कि जी हम जुमे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन, उनको बता दिया रिकॉर्डिंग करते होते हैं, आप हमें बता दें हम कब आ जाएँ। उन्होंने कहा जी इस डे को आ जाएँ। तो हमने कहा जी हमारा तरीका ये होता है कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे, पहुँचते ही हम आपको कॉल करेंगे, आप हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे, हम देखेंगे अगर वो लोकेशन रियल हुई और वहाँ पे इस तरह का मसला हुआ तो वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर वहाँ पे जिन्नात नहीं है, आपका वहम है, तो हम वो भी बता देंगे। टीम को मैंने टाइम दे दिया कि जी एक शेड्यूल होता था, शेड्यूल लगा दिया, क्योंकि मैं इस शो का राज का पहले दिन से ही, क्योंकि मेरा आइडिया है, मैं इसका प्रोड्यूसर था, तो इसका मेज़बान भी पहले दिन से मैं हूँ और इसका प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। मेरा ये आइडिया था, ये मेरी ख्वाहिश थी मैं इस तरह का प्रोग्राम शुरू करूँ।
तो टीम को मैंने तैयार किया और कहा जी, तैयार नहीं किया, उनको बता दिया कि जी फ़लाँ डेट को हमने रवाना होना है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। याकूब साहब हमारे ड्राइवर थे, रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर थे, फ़ौजी थे और बहुत ही प्यार करने वाले जितने भी थे हमारे, मतलब मेरा असल में उस ऑफिस में सबके साथ एक ऑफिस बॉस का नहीं, एक दोस्ताना रवैया बहुत ज़्यादा रहा है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, आज भी मैं अरसलान की उस दिन मुझे लाइव कॉल आ गई, वो लाइव कहीं कर रहा था बच्चा, उसको पता नहीं था, और मैं एक ढाबे पे जाके बैठा दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए, और कभी कभी बैठते हैं तो वहाँ पे एक बच्चा जिसे मैं प्यार करता हूँ बैठता हूँ, वो मुझसे बातें करते करते अपने दुखड़ा सुनाते सुनाते रो पड़ा और मेरे भी आंसू निकले। और अरसलान की लाइव कॉल आ गई, वो लाइव है, मुझे नहीं पता बाखुदा कि वो हम लाइव जा रहे हैं, और मैं उस घर में, अरसलान होल्ड करो बच्चे, मैं उसको मना रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ बच्चे क्या हो गया, और यहाँ तक कि मेरे अपने आंसू निकल पड़े, और लाइव में भी रोता हुआ जा रहा हूँ। असल में ये बात पता है क्यों बताइए कि मैं इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो जो चाय पिलाने वाला, वो एक वेटर आप लोग कह देते हैं, मेरे लिए तो भाई है, शहजादा है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मिलता हूँ, बैठता हूँ, इनके दुखड़े सुनता हूँ, इनको मौका देता हूँ कि यार दिल की भड़ास निकालो, बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वो ऑफिस से ही वो माहौल था कि हम सब बैठते थे, इस तरह का नहीं था कि ये गार्ड है, ये ड्राइवर है, नहीं, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था। तो एक प्यार का सिलसिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वो लोग भी बहुत प्यार करते थे। नहीं जी, हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम तय हुआ, और जब टाइम तय हुआ तो याकूब साहब उस दिन हमें ड्राइवर मिले मुख्तलिफ, मतलब पहले से हमें एक पेपर देना होता था, जी ये रिकॉर्डिंग है, उसके लिए गाड़ी, ड्राइवर, सामान, एक बजट, ईच एंड एवरीथिंग दे दिया जाता है। वो हम तक पहुंच गया और हम गाड़ी में बैठे रवाना हो गए। जब गाड़ी में रवाना होते थे राज की रिकॉर्डिंग से, सबसे पहले मैंने सबको कहा हुआ था बावजू, पाक साफ, और कोशिश ये करनी है कि बीच में हम जब जाएं हंसते खेलते तो ज़रूर जाएं, लेकिन कह के ज़्यादा नहीं लगाने, खामोशी इख्तियार करनी है या विर्द करते रहें। गाड़ी में मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठता था, उसकी रीज़न ये थी कि रात को वापसी पे आते हुए या जाते हुए कोई सोना चाहता था, सो जाता था, मैं नहीं सोता था। ड्राइवर कहीं नींद ना आ जाए, उसको तो कहा जाता है कि ड्राइवर कहते हैं, याकूब साहब मुझे कहते थे या इसाक साहब होते थे कि मतलब सब आप आगे बैठें, ये सो जाएंगे और हमें भी नींद आएगी, तो मैं जागता रहता था। यूँ समझिए वहाँ पे भी एक बाप का मैं किरदार अदा करता था कि यार ये मेरे बच्चे हैं, मेरी टीम है, मैंने इनकी हिफाजत करनी है, क्योंकि उस वक्त कैप्टन वही होता है जो प्रोड्यूसर होता है, सो मैं ही कैप्टन होता था। गाड़ी में हम बैठ गए और हमारी गाड़ी रवाना हुई। रास्ते में हमने खाना खाया, खाना खाते ही फिर दोबारा गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी के शीशे बंद हो गए। सर्दियाँ अभी पीक पे नहीं थी, लेकिन सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। मैं भी बहुत स्मोकिंग करता था, अब तो मैंने छोड़ दी है। मेरी बेगम ने मुझे कहा है, ऐसी एक फ़िक्रा कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गया मैंने सिगरेट, एक ही ये मैं नशा करता था जो सिगरेट का था। सो बेगम की मोहब्बत में वो भी मैंने छोड़ दिया, 5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बहुत सारे लोग मुझे राज से, मुख्तलिफ प्रोग्रामों से जानते हैं, मैंने हर वक्त सिगरेट लगाया होता था। गाड़ी में बैठे एक सिगरेट याकूब साहब का, एक मेरा, और गाड़ी के शीशे बंद और हम रवाना हो गए हैं। याकूब साहब को गाने सुनने की या किसी भी ड्राइवर को इजाज़त नहीं होती थी, स्पेशली राज की रिकॉर्डिंग के दौरान कवाली सुन सकते थे, नात हमद सुन सकते थे। अब गाड़ी उस सिमत की तरफ जा रही है क्योंकि हम ऑफिस से निकले, ऑफिस से निकलते ही हमने खाना खाया। रात का हम खाना इसलिए पहले खा लेते थे कि इन्वेस्टिगेशन 3 घंटे की है, 2 घंटे की है, 4 घंटे की है, जितने भी टाइम की है, तो उसमें किसी का ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए, शुगर लेवल लो ना हो जाए, इसलिए खाना वगैरह आप लोग खा के रखें। तो खाना खाया, मैं उनको खाना खिलाता था, मतलब बजट होता है उसका खाने का। गाड़ी में दोबारा बैठ के हमने सिगरेटें लगाई हैं और चल पड़े हैं, और एक जगह पे रुक के जब हमने खाना खाया, और खाने के बाद आपको पता है सिगरेट तो पीती है, फिर मैंने पानी रखा होता था कुली करने के लिए, कुली की, और उसके बाद पढ़ाई सबके ऊपर एक दफ़ा दायरा खड़ा होता था, और अपनी अपनी भी सारे पढ़ाई कर सकते थे, सबको इजाज़त है पहले दिन से। अब गाड़ी चल रही है, उस रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं जिसके बारे में हमें बताया गया है। एक नहर है, नहर के साथ एक कच्चा रास्ता है, उसकी तरफ गाड़ी जा रही है, दोनों तरफ अंधेरा है, वीराना है, कोई आबादी नहीं आ रही। इतना हमें अंदाज़ा हो गया, जो आज का हमारा रास्ता है, जिस रास्ते पे हमने जाना है, गाड़ी दौड़ानी है, अक्सर वीरानी है, हरियाली भी नहीं है कि हम कह सकें खेत खलियान है, खेती बाड़ी हुई हुई है। ज़्यादातर जो इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहा था वो वीराना सा नज़र आ रहा था। तो जब ये ऐसे रास्तों पे जाएं, कोई आगे जान पहचान वाला भी ना हो, तो हम ज़्यादा खौफजदा होते हैं। 2 चीज़ों का डर होता है कि आपके साथ बंदूक यहाँ पे रखें और कहें उतार दो, कैमरे सामने गाड़ी भी दे दो, तो ये भी एक खौफ होता है ऐसी जगहों पे, क्योंकि राज ऐसी जगहों पे हमेशा रिकॉर्ड होता है। आज भी जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए अभी जाने वाला हूँ, गाड़ी का तो हमें डर होता है, बाइक्स का भी डर होता है कि भाई गन पॉइंट पे वो हमसे ले लें।
खैर हम वहाँ पे जब रवाना हुए और उस जगह पे इर्द गिर्द निगाह डालते तो एक खौफ सा आता था। हल्की हल्की खुनकी थी, हल्की हल्की सर्दी थी जो गाड़ी के अंदर भी आ रही थी। जैकेट्स यानी कि हम पहने हुए थे, शदीद नहीं थी लेकिन इतनी थी कि जैकेट्स पहननी पड़ रही थी। एक गाड़ी की सी आवाज़ थी जो हमारे कानों में आ रही थी और टोटली खामोशी थी। फिर सब कैमरामैन मुझ समेत बैठे सोच रहे थे फिर एक नया राज, फिर एक नया टास्क क्या है कि फिर पता नहीं किस मखलूक से पाला पड़ता है। और कैमरामैन भी खौफजदा थे कि आगे पता नहीं क्या होता है। खैर हम वहाँ पे पहुँच गए। जब हम उस जगह के करीब पहुँचे तो एक और खौफ सा दिल के अंदर पैदा हो गया। यकीन मानिए जब गाड़ी हमने नीचे उतारी तो ऐसा लगता था कि किसी बहुत ही पुराने से माहौल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, किसी पुराने से देहात के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी, जब हमारी गाड़ी पटड़ी सी वो जो बनी हुई थी नहर के किनारे, उससे जब नीचे उतरी और नीचे उतर के सामने देखा तो घर तो बने हुए थे लेकिन सब के सब कच्चे घर थे। उनमें कोई इक्का दुक्का शायद घर होगा जो पक्का होगा, वरना कच्चे घर थे। किस तरह कच्चे थे? कुछ हिस्सा उनका कच्चा होता था, कुछ हिस्सा उनका पक्का होता था। एक कमरा अगर सीमेंट का बना हुआ है तो एक कमरा कच्चा सा बना हुआ है। और अगर एक दो घर ऐसे भी थे जो 2 मंजिला थे तो बहुत ही पुराने दौर के बने हुए थे। अजीब सा लकड़ी का काम था, अजीब से वो घर थे। खैर हम गए वहाँ पे, मस्जिद हमने ढूंढी और मस्जिद में हम बैठ गए। अक्सर अमूमन ऐसी मिलती जुलती ही लोकेशन होती है हमारी सारी। हमने वहाँ पे कुछ देर वेट किया क्योंकि एक टाइम होता था, ज़वाल का टाइम वो हम गुजारते थे और अंधेरा घुप जब हो जाता था तो उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर गाँव के ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एक पूरा गांव है और वहीं पे ही करना है, उसने उसी गांव के अंदर ही एक जगह बताई थी, तो कोशिश ये होती थी लोगों को ना पता लगे कि यहाँ पे आज रिकॉर्डिंग है। तो हम लोग कहीं वेट करते थे कि लोग सो जाएं। अगर लोगों को पता लग गया तो लोग जमा हो जाते हैं। जब जमा होते हैं तो पीछे खड़े होकर बोलते हैं, जब बोलते हैं तो वो भी उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। फिर ये मुश्किल हो जाता है कि ये जो साइन मिला है ये पीछे से कोई आवाज़ आई है या इसी जगह से आवाज़ है। ये तो हम लोग वक्त गुजारने के लिए मस्जिद में बैठ गए कि लोगों को पता न लगे, लोग सो जाएं, तो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे। थोड़ी देर हमने गुजारी और उसके बाद जब बाहर निकले तो यकीन मानिए एक अजीब व गरीब सा समा था। उन घरों को, उन माहौल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। इससे पहले भी एक इस तरह का मैंने प्रोग्राम किया था, वो भी मुझे याद है। उन जगहों पर भी ताले लगे हुए थे, घर सारे बंद थे, अजीब सी गलियाँ थी, अजीब सा माहौल था। ये भी कुछ उससे मिलता जुलता काफ़ी हद तक था। अब उन गलियों से घूमते घूमते, जो मस्जिद वालों ने एड्रेस भी हमें समझा दिया था, वो जगह पे हम पहुंच गए। उस जगह पे उस बंदे को हमने कॉल की कि यार हम रिकॉर्डिंग के लिए आ गए हैं। तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। लेकिन जिस जगह पे हम रुके हुए थे वो तो अजीब सा ही समा था। यकीन मानिए बहुत खौफ आ रहा था। उस जगह का ही अपना इतना खौफ था कि अभी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू नहीं की थी। जब वो बंदा हमें लेके आया तो उसने सामने एक घर जो खोला, वो एक लकड़ी अजीब सा था। उसके अंदर लकड़ी भी थी, मट्टी का भी था, कुछ पक्का भी था, लेकिन बहुत ही पुराना घर था। जिस हिस्से को उसने हमारे लिए ओपन किया वो 3-4 स्टेप की सीढ़ी बनी हुई थी, उसके अंदर हमने घुस के दाखिल होना था। मैंने कहा जी मैं एक बार विज़िट कर लूँ। मुझे इतना तो 100% पहले ही पता लग गया था ये 100% हॉन्टेड लोकेशन है। उसने कहा जी आइए, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, आप पीछे रहें, मैं विज़िट करूँगा। जब मैं अंदर एकदम दरवाज़ा खोला और एक कदम रखा तो मैं वापस आ गया, मैं अंदर नहीं गया। मैं कहा नहीं भाई, ये तो यहाँ नहीं रहते तो फिर जिनात रहता ही कहीं नहीं है। उस घर की जो हालत थी, अल्लाह माफ़ करे। हमने ज़्यादा कड़ा किया और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब अंदर दाखिल हुए, उस घर का नक्शा जो बहुत सारे लोगों ने मेरे पुराने प्रोग्राम देखे हुए हैं। अच्छा, पुराने प्रोग्रामों के हवाले से मैं आपको ये भी कह दूं, बहुत सारे प्रोग्राम जो मुझे पुराने मिले हैं, जो मैंने आपको ऑफ कैमरा स्टोरीज में जिनकी कहानियां सुनाई हुई हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक भी भेज दिए हैं। तो मेरा फेसबुक का लिंक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। उस फेसबुक के लिंक को, मजहर मलिक के नाम से मेरा पेज है, जब आप ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे वो पुराने एपिसोड जिनकी आपके कहानियाँ सुनाई हैं, मैंने जो आपको उनकी कहानियाँ भी सुनाई हैं, वो वाले एपिसोड आप इंशाल्लाह मैं अभी वहाँ पे डाल दूँगा। तो आप वहाँ पे जाके मेरे मजहर मलिक के पेज पे देख सकते हैं। राज के काफ़ी प्रोग्राम भी, और जो मैंने जिनकी कहानियाँ सुनाई है वो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर डाल दूँगा। अच्छा, जब उस घर को हमने खोला तो वो लकड़ियाँ, फट्टे, टूटी फूटा सामान, कुर्सी, इतना
मतलब उसको बंद हुए हुए इतना टाइम हो गया था कि जाला ही जाला था, हर तरफ जाला था। दरवाजे बहुत ही पुराने थे, लकड़ी के, जो टूट फूट का शिकार हो चुके थे। उसके दरवाजे यूं कह लीजिए, पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, एक जहाँ पे दरवाजे के ऊपर खून आ गया था बाकायदा। दरवाज़ा हमने खोला था, अंदर खून आया था कुछ लम्हे के लिए और बंद हो गया था। राज आपने प्रोग्राम देखा तो उसको अंदर सामान उसी तरह का था, मिलता जुलता उस जैसा सामान था। खैर हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की और काफ़ी ज़्यादा हमें साइन उस मखलूक ने रिकॉर्ड कराया, बहुत कुछ रिकॉर्ड कराया और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई। मतलब एक हॉरर प्रोग्राम था, बहुत खौफनाक, बहुत बड़े बड़े साइन रिकॉर्ड हुए, आवाज़ें भी, बहुत कुछ भी। लेकिन ये ज़लज़ला आया, क्या हुआ, पूरा घर हिल गया है, अल्लाह खैर। ये देखिए, मैंने आपको कहा ना मेरे घर में भी इस तरह के मामला आते हैं, लेकिन ये नेक जिन हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए जो दायरे कड़े में हैं वो बुरे चीज़ें नहीं हैं, लेकिन नेक आते हैं। पता नहीं आवाज़ भी आई होगी शायद, पूरा ऐसे हिला है सारा सिस्टम। अच्छा, जब हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की तो वहाँ पे काफ़ी साइन भी मिले, जिस तरह मिलते हैं। मैं अब उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बैठ के, क्योंकि स्टोरी सुनाना मकसद है कि हुआ क्या था। जब हमने रिकॉर्डिंग की तो मेरी टीम थकी थकी सी थी, मैं खुद भी थक सा गया था। बाहर निकले तो याकूब साहब की आवाज़ है, जी मदर साहब हो गया? मैं कहा हाँ याकूब साहब हो गया, चलिए। कहते वो बोले, कहते मदर साहब यकीन मानो बाहर इतना, मेरे वो रिटायर्ड फौजी बंदे थे, कह रहा है बाहर जान निकली। वो डरते नहीं थे, वो बहुत बहादुर थे। कहता है यकीन माने आप लोग सारे चले गए थे, मैं अकेला बाहर खड़ा था, लेकिन बहुत ही कोई बुरी जगह है आपकी, ये कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं किया आप लोगों ने। मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? कहता है यकीन माने बाहर ही इतना कुछ हो रहा था। मैं कहा क्या? वो बताते नहीं थे ज़्यादा, वो छड्डो इनू गल, परेशान हो जाएंगे। मैं कहा दस्से तो सही ना, तो वो आपके कैमरामैन परेशान हो जाएंगे ना। मैं समझ जाता था इनके इशारों को कि बाद में आपको बता दूंगा, अभी नहीं। मैं कहा चलें ठीक है, बैठें सारे। आज बैठते हुए जिस तरह रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती थी, एक फीलिंग होती थी खुशी की भी कि चलो जान छूटी कैमरामैन की। आज चुप थे, फराज भी चुप हो गया। अच्छा मुझे एक मिस्टेक हो रही है, मैं याद नहीं कर पा रहा। एक तो उमर फारूक था, दूसरा कैमरामैन मुझे याद नहीं आ रहा, तनवीर गिलानी था या फराज हमीद था, इनमें से कोई था, या जावेद था, इन तीनों में से था। मुझे सही याद नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा तो नीचे लिख रहे होंगे जी वो जावेद था या गिलानी था। तनवीर गिलानी, जावेद इकबाल या फराज हमीद, इनमें से कोई था। एक उमर था, उमर क्यों था वो आगे आपको मैं बताता हूँ। हम लोग गाड़ी में बैठ गए और वापसी का हमने सफ़र शुरू कर दिया। गाड़ी उसी तरह उन रस्तों से आ रही थी। प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम हो गया था, लेकिन कमाल बात एक तो ये हुई थी कि जिस वक्त हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की, अंदर गए, एक खौफनाक मंजर हमारी आंखों ने देखे, कैमरे ने रिकॉर्ड किए। वहीं पे जब पैकअप किया, रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, तो बाहर निकले तो मैंने याकूब साहब से पूछा वो बंदा कहाँ है जिसकी जगह थी, क्योंकि हैंड ओवर करनी होती है, अभी आप अपना सामान चीज़ें देख लें, हम जा रहे हैं। तो उसने कहा जी वो तो चला गया सी। उसको मैंने कॉल की तो उसने कॉल भी अटेंड नहीं की, और ऐसा हुआ था कि वो घर हम ऐसे ही छोड़ के आ गए थे कि भाई हम कितनी देर रुकें, क्योंकि हमने उनको कहा हुआ था कि आप रुकें और जब हम ख़त्म करेंगे चाहेंगे। वो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कुछ देर हमने देखा और जब नहीं समझ आया तो हम आ गए। उन्हीं रस्तों से गुजर के हम अपने अपने घर पहुँचे। तो इसका तरीका ही होता था, मैं कहता था पहले इन सबको ड्रॉप करें, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। सबको पहले हमने ड्रॉप दिया सबके घरों में, और उसके बाद लास्ट में मैं उतरा और मैं अपने घर चला गया। क्योंकि उसकी रीज़न ये होती थी, सबसे एंड में मैं इसलिए उतरता था कि उन सब ने सुबह अपने टाइम पे पहुंचना होता था और मैं थोड़ा सा लेट पहुंच सकता था। बॉस था, एक स्टेशन हेड भी था, प्रोग्रामिंग मेरे हवाले थी सारी, तो लेट मैं आता था। जिस वक्त आता था मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, उनको टाइम पे पहुंचना होता था। उनको ड्रॉप दिया, मैं अपने घर जाके सो गया। सुबह मैं उठा और अपने रूटीन के हिसाब से तैयार शाह हुआ, ऑफिस पहुंच गया। और मैं जब ऑफिस आया, अच्छा गाड़ी में एक चीज़ जो हुई वो ये हुआ, अमूमन ऐसा होता था, नोटिस मैंने भी नहीं लिया, कि जब गाड़ी में बैठे तो याकूब साहब थे जिनकी सिर्फ बोलने की कभी कभी आवाज़ आती और मुझसे बोले थे, बाकी सारे चुप थे। और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में सो गए हैं, क्योंकि जिस दिन राज की रिकॉर्डिंग होती थी, जिन कैमरामैन के नाम होते थे, ये दिन को काम नहीं करते थे, ये उसी वक्त ही आते थे जिस वक्त राज की रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन फिर भी सो जाते थे गाड़ी में। तो उस रात भी सो गए, इसलिए मैंने भी नोटिस नहीं लिया। इनको ड्रॉप दिया, घरों को चले गए। और सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे जो खबर मिली, मैं सबसे मिला, मैं कहा उमर की तरह। कहते सर उमर घर चला गया। मैं कहा घर कहाँ पे? उसका घर था डेरा गाजी खान में, मुल्तान में हमारा ऑफिस था।
डेरा गाजी खान चला गया है। मैं खैर थी, कहते सर वैसे उसने छुट्टी पे जाना था, उसका आ रहा थी छुट्टियाँ तो चले गया, ये नॉर्मल बात थी। मैंने कहा ठीक है, अपना काम शाम किया और उसके बाद फिर मुझे एक रिकॉर्डिंग की, क्योंकि उस वक्त में मैं एक प्रोग्राम नहीं करता था, उस वक्त तकरीबन मैं 3-4 प्रोग्राम करता था। मैं चस्का प्रोग्राम भी करता था, कॉमेडी शो था जिसका एंकर प्रोड्यूसर मैं था, काफ़ी मेरे प्रोग्राम थे, एक म्यूज़िक का भी करता था, ये भी करता था, यूनिवर्सिटी कैंपस भी करता था। वो 4-5 में इसलिए करता था, अभी हमारे पास एंकर नहीं थे। जब कोई एंकर आता था उसको मैं ट्रेनिंग देता था, जब वो ट्रेंड हो जाता था मैं प्रोग्राम उसके हवाले कर देता था। 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मुझे भी तवज्जो ना मिल सकी और मुझे एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए चोलिस्तान या पता नहीं कहाँ जाना पड़ गया। मैं दूर चला गया, वहाँ ऐसी जगह पे हम गए, वहाँ पे हमारे मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, कुछ सिमें चलती हैं वहाँ पे, कुछ नहीं चलते। मेरे पास शुरू से जो नंबर था वही था, अभी मुँह से निकलने लगा था नंबर। तो ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हमने तकरीबन 2 रातें, 1 रात और 2 दिन वहाँ पे रहना था, रिकॉर्डिंग करनी थी और उसके बाद वापस आना था। वहाँ पर था और वापस आ गया तो मुझे फराज ने कहा सर किधर है? मैंने कहा यार ऑफिस में हूँ, हम लोग घर पे हूँ। मैंने कहा यार मैं अभी पहुँचा हूँ, थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से आया हूँ। तो उसने कहा सर आप आ सकते हैं। मैंने कहा किधर? कहते हैं हमारे पास आ जाए। मैं कहा खैर है सर, आएँ, बड़ा एमरजेंसी है। मैं कहा क्या हुआ है? कहते सर उमर की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा क्या हुआ उमर को? कहते अब आएँ तो आपको पता लगेगा सर, हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, मैं बहुत शदीद थका हुआ था, मैंने जा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी एक हालात की उसको समझते हुए मैंने अपना सामान रखा और सीधा उमर की तरफ, उनकी तरफ चला गया। उन्होंने एक फ्लैट टाइप लिया हुआ था ऊपर, वो रहते थे। उसकी मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी। मैं, समरीन बलोच और सारे एक दफ़ा थके हुए वहाँ पे पहुँचे थे, तो उसके बाद बाकायदा तौर पे बेड हिलाया गया था और मैंने लड़ाई की थी। बहुत सारे लोगों को स्टोरी भी याद होगी, उसी फ्लैट की है। तो मैं गया, मैं कहा हाँ फराज क्या हुआ है सर? उसने कहा ऊपर आए। मैंने कहा यार मैं थका हुआ हूँ, तेरे लिए आ गया हुआ हूँ, लेकिन मुझे बता दे। उसने कहा सर वो बताना इसलिए नहीं है कि आप देखेंगे आंखों से समझ जाएंगे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, मामला बहुत ख़राब है। मैं ऊपर गया, मैंने कहा हाँ जी गया। तो ऊपर गया, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन थी, कुछ भी नहीं था। मैं कहा यार क्या है? उसको कहता उमर मदर साहब आए हैं। सर क्या हाल है? मैं कहा ठीक। उमर मिला मुझसे। मैं कहा उमर खैरियत से रहे हो? कहते हाँ। तो फराज एकदम से अजीब हो गया। मैं कहा क्या हुआ है फराज? कहता है सर अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपके आने से पहले तक ये बहुत अजीब सा था। मैं कहा क्या हुआ अभी इसको अजीब सा था? कहता सर इसके हाथ पाँव ऐसे मुड़ रहे थे और आंखें निकाल रहा था। मैंने कहा फनकार है तुझे डरा रहा था? कहता नहीं सर बात ये नहीं है। मैंने कहा फराज खुल के बता बच्चे, मुझे घर जाना है, थका हुआ हूँ मैं, क्या है? उसने कहा सर बैठ के सुकून से सुने, फिर आपको बैठना पड़ेगा। मैं बैठ गया। मैं कहा जी फराज। उसने बताया और उसके बाद क्या हुआ, सीक्वेंस आगे पीछे में इसलिए करता हूँ कि आपका सीक्वेंस ना टूटे, वाकयात आगे पीछे का। हुआ ये, जब हम रिकॉर्डिंग से आए तो उमर रात को तो उसको हमने उतार दिया सुबह उसके अपने घर में, और उसके बाद अपने अपने घरों को चले गए। तो सुबह उठते ही वो अपने घर चला गया, उसकी छुट्टियां आ रही थी, वो अपने डीजी खान गया। वहाँ पे वो अपनी फैमिली से मिला है। शाम का जैसे ही अंधेरा फैला है, उसका दिमाग बंद होना शुरू हुआ है और उसके जिस्म में पेन सी शुरू हो गई है। और जिस्म के अंदर जैसे ही उसकी पेन सी शुरू हो गई है, तो वो लेटे लेटे उसको ऐसे लगा है जैसे मुझे अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा है। फैमिली को उसने कहा कि मुझे ना अंदर पेन हो रही है। उन्होंने कहा क्या हुआ है? बुखार हो रहा है? क्या हो रहा है? मौसम की तब्दीली की वजह से। उसने कहा पता नहीं, कुछ इस तरह का हो रहा है। उन्होंने उनको जो हमारे यहाँ अमूमन होते हैं जी, ये वाली गोली खाओ और सो जाओ। गोली खाई, उसने सो गई। लेकिन जैसे गोली खा के वो सोया, घंटे बाद उसकी आँख खुली। जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसकी बहन ने देखा कि ये उठ के बैठ गया, लेकिन उठ के बैठा तो उसके बाद ये नॉर्मल नहीं था। ये एक सामने वाली दीवार को तके जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। उसकी बहन ने उसको आवाज़ दी उमर क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा उमर क्या हुआ? उसने नहीं जवाब दिया। तो उसने कहा इसको क्या हुआ है? उसने पकड़ के उसका कंधा हिलाया तो उसने बहन को इस तरह उठा के किया कि वो बेचारी झटका लेके पीछे हो गई। और जब उन्होंने उमर की तरफ अब गौर करके देखा तो उसकी आंखें अजीब हो चुकी थी और एक बुत से अजीब सी कंडीशन में था। और उसके बाद उनकी बहन ने देखा कि इसके हाथ अजीब से मुड़ने शुरू हो गए हैं और हाथों को मुड़ रहा है, मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, उसका मुंह टेढ़ा होना शुरू हो गया है और अजीब व गरीब सी उसकी ऐसी हो रही है कि जैसे एक नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता, अब नॉर्मल शख्स करता है या पागल शख्स करता है, इस तरह कर रहा है। वो डर गई, उसने बुलाया, बाकियों को आवाज़ दी, वो बाहर थे, भागते हुए आए। उमर को कुछ हो गया। वो भागते हुए अंदर आए तो देखा उमर अजीब सा ज़मीन पे पड़ा और अजीब से टेढ़े मेढ़े हाथ और अजीब सा हुआ पड़ा। उन्होंने आवाज़ें दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने उसको पकड़ा। जब उन्होंने पकड़ा तो उसके अंदर इतनी ताकत थी, वो ऐसे हाथ मारता था और वो दूर जाके गिरते थे। वो समझ गए कि उमर नहीं है, इसके साथ कोई मसला हो चुका है। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा बाजी, मैं भी उनको बाजी कहता था, उनकी सिस्टर को।
उन्होंने कहा बाजी इसका यही है कि किसी को बुलाएं, इसका डॉक्टर वाला केस नहीं है, ये दूसरा काम हो चुका है, जरा जिन्ना भूतां वाला प्रोग्राम कर दिया ना, उसकी वजह से इसके साथ मसला हो चुका हुआ है। तो उसके बाद उनके कोई जानने वाले थे, उनको उन्होंने फ़ोन शोन किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, आप घर आ जाएँ। तो उमर का साथ ये मसला हुआ है। वो घर आ गए। वो घर आए तो उमर के अंदर उस वक्त तक जो चीज़ भी उसके अंदर थी वो एक किस्म की अपनी जोबन पे आ चुकी थी। उमर अजीब ही हो चुका था, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था और उसके मुंह से बाकायदा झाग सी निकल रही थी। उसने आके वज़ू वगैरह किया और उसके बाद सामने पढ़ाई के लिए बैठ गया। ये सारी कहानी वो मैं आपको सुना रहा हूँ जो उनकी बहन ने मुझे सुनाई बाद में, लेकिन मैं सीक्वेंस बनाने के लिए आपको पहले सुना रहा हूँ ताकि ये वाली जो अभी आगे सुनाना है वो पहले सुना दूंगा, मज़ा नहीं आएगा। उसने बैठ के पढ़ाई की, पढ़ता रहा। वो जो ज़मीन पे लेटा हुआ था, पढ़ते पढ़ते एकदम टेढ़ा मेढ़ा जो था, एकदम हरकतें कर रहा था, घूम रहा था, वो एक जगह से रुक गया और उसके बाद आहिस्ता 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 उठ के उसके सामने ऐसे बैठ गया कि बिल्कुल ऐसे सीधा, और उसको देखी जा रहा है, उस पढ़ने वाले को देखी जा रहा है। वो उससे पूछ रहा है कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा। खामोश। वो कह रहा है मैं तुमसे मुखातिब हूँ, बोलो कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा। बाजी कहती हैं कि जितनी देर वो बोलता रहा है उमर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, इसी हालत में बैठा रहा है। सिर्फ एक दफ़ा उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकला है, ना वो इसकी आवाज़ थी, ना वो इसका लहजा था, ना वो उमर था। वो जो भी था वो बहुत ही भारी भरकम अजीब सी आवाज़ थी उसकी, और उसने जो लफ्ज़ बोला हमें समझ भी नहीं आ सका उसने क्या कहा। अजीब सा कोई एक उसने भारी भरकम लफ्ज़ बोला, लेकिन वो क्लियर सबने सुन लिया कि ये उमर के लफ्ज़ नहीं है, ये कोई और है। वो कहते हैं जब उसने कहा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें जला दूंगा, वो पीर साहब जो उनके रिश्तेदार थे उनको डराते रहे, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, बताओ नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो ये कर दूंगा। कहते हैं उसी वक्त हमारी आंखों ने देखा उमर अपनी जगह से उठा और उसने सीधा जाके उसके गले के ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब वो जो शायद बाकी 2-3 कज़न भाई जितने भी लोग भी घर के अंदर जमा थे, जो उन्होंने देखा है कि उसकी गर्दन इस तरीके उसने दबा दी है कि वो लाल पीला हो रहा है, उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर हमने इसको ना छुड़वाया तो ये मर जाएगा। नीचे दोनों ज़मीन पे बैठे हुए थे। कहते हैं हमने भाग के, हमें ये भूल गया कि उमर ने पहले भी हमें इस तरह हाथ मारे थे और हम उड़ते हुए गए थे। हम इस बात को भूल के हम फ़ौरन उमर के ऊपर चढ़ गए और उमर को पकड़ना शुरू कर दिया। वो हमें हाथ मारता था और हम पीछे जाके गिरते थे, लेकिन इतनी देर में हम उसका बाजू छुड़वा लेते थे। बाजू छुड़वाते थे, फिर वो हमें ऐसे हाथ मारता था, इतनी देर में उसकी गर्दन छूट जाती थी, उसको सांस आ जाता था। हमें इतना अंदाज़ा हो गया कि अगर हमने उमर को ना पकड़ा तो ये उसको मार देगा। सब ने मिलके, कहता है हमने जोर लगा के जैसे कैसे उमर के ऊपर इस तरह चढ़ गए हैं कि उसको हिलने भी नहीं दिया। वो हमें काफ़ी दफ़ा गिरा चुका था, लेकिन उसके बावजूद हम उसके ऊपर साइडों से चढ़ गए हैं और उसको कंट्रोल कर लिया जैसे कैसे। जब वो कंट्रोल हो गया तो पीर साहब जिनका सांस नहीं आ रहा था, जिनकी गर्दन वो इतनी बुरी तरीके से दबा चुका था, वो उठ के बैठे और उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, दोबारा पढ़ना शुरू किया। इसको छोड़ना नहीं, वरना किसी को भी नुकसान दे सकता। पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम करते रहे। वो कहते हैं हम उसके ऊपर इसी तरह चढ़ के बैठे रहे, वो इसी तरह बैठा रहा और उसके बाद वो आंखें बंद करके लेट सा गया, जैसे सो सा गया हो। उसको नींद सी आ गई या क्या, उनने हिला के देखा उमर सो रहा था। सारे बैठे रहे, पीर साहब भी बैठे रहे, उनको चाय शाय पिलाई, मतलब वैसे गपशप करते रहे। थोड़ी देर के बाद उठा तो ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में उठा, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने बाजी से उस वक्त पूछा बाजी आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? उन्होंने कहा भाई सबसे पहले आपको ही कॉल की थी, आपका नंबर ही बंद जा रहा था। मैंने कहा मेरा कभी नंबर बंद नहीं होता। उन्होंने कहा बंद किया था, मैंने भी किया था, उसके नंबर से किया था। मैंने कहा हाँ मैं फ़लाँ जगह पे था उस वक्त, वहाँ पे उन इलाकों में थे हम, चोलिस्तान में सिग्नल नहीं आ रहे थे, मेरा नंबर बिल्कुल बंद मिला होगा। कह रहे हमें तो समझ कुछ नहीं आ रही थी, पहले ही आपको फ़ोन किया और आपका जब नहीं मिला तो उसके बाद फिर हमने उनको फ़ोन किया, मजबूरी थी, लेकिन वो ठीक हो गया। 1-2 दिन वहाँ पर रहा, उसके बाद वो वापस मुल्तान आ गया। उन्होंने उसको कहा कि छुट्टी कर लो, ना जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आपको पता है टीवी की नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है, सबसे मुश्किल जॉब होती है। खैर वो आ गया उमर। जब वहाँ आया तो सीधा रात के टाइम पे पहुँचा। सुबह उसने ड्यूटी ज्वाइन करनी थी क्योंकि रातों को ही निकलना होता है ऑफिस में। घरों से जब छुट्टियाँ लेके आप जाते हैं तो रात को ही निकल के रात को पहुँच जाते हैं ताकि रात को वहाँ पे सोएं, सुबह 9 बजे 8 बजे आप ऑफिस ज्वाइन कर लें। वो भी इस तरह रात को पहुँच गया। रात को जब वो पहुंचा तो फराज उस वक्त लेट आया, ऑफिस में काम था, रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो नहीं आ सका, लेकिन ये जाग रहा था। जब फराज पहुंचा
तो उस वक्त शायद इसकी आंख लग गई थी या क्या था। फराज जैसे है उसने देखा उमर सोया हुआ है। उसने दुआ सलाम करनी थी कि कैसा है कैसा नहीं, ये बेस्ट बडी थे उमर और फराज, लेकिन वो सोया हुआ था। उसने कहा चलें सुबह मुलाकात होगी। वो भी अपने बिस्तर पे सो गया, लेकिन जब सुबह उठे तो उमर अपने बिस्तर पर नहीं था। फराज यही समझा कि वो जल्दी दफ्तर चला गया होगा, चलो दफ्तर में उससे मुलाकात होती है। वो भी अपना तैयार हुआ, तैयार होकर वो भी ऑफिस चला गया। जब ऑफिस गया वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। जब शाम हो गई तो उसने कहा, क्योंकि होता ये था जैसे आप लोग ऑफिस पहुंचते थे तो सबकी ड्यूटियां लग जाती थी कि तुमने उधर जाना उधर जाना। उमर को भी कहीं भेज दिया होगा। वो जब पहुंचा, पूछना उसको भी याद नहीं रहा। नॉर्मल सी ये बातें थी, एक रूटीन की एक बातें थी। तो उमर कहीं शायद रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ बीट पे कहीं गया हुआ था, उसने भी नहीं पूछा। जब तकरीबन शाम हुई तो उसको महसूस हुआ कि उमर अभी तक आया नहीं, तो आज मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो चीफ कैमरामैन के पास गया, पूछूं उनसे, तो उन्होंने कहा यार वो भी बाहर गए हुए हैं। चले, उन्होंने कहा अच्छा आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। और इस तरह करते करते उसकी मुलाकात ही नहीं हो सकी। उसके जहन में भी कोई बात नहीं थी। शाम को वो अपने घर, छुट्टी जब हुई वो पहुँच गया और वहाँ गया तो उमर पहले से बैठा हुआ था। जब हमारी उसकी वहाँ पे दुआ सलाम हुई, उससे बात की, तो उमर चुप बैठा रहा, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो फराज हैरान हुआ, अपने कपड़े शपड़े चेंज कर रहा था और उसका उमर से बातें भी करता है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसको उस मजाक में कहता, खैर है, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है, फिर तो किस तेरे साथ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, जो हम छेड़ते थे एक दूसरे को, फिर तेरा दिल तो नहीं किसी ने तोड़ दिया, तेरा ये तो नहीं कर दिया। वो चुप बैठा रहा। तो उसके बाद वो जब देखा कोई बात का जवाब नहीं दे रहा, तो फराज समझा फिर इसका दिल टूट गया है, या फिर कोई इस तरह का कोई बात हुई है या क्या हुई है। वो उसके सामने बैठा, उसको कहता है क्या हो गया यार, हर वक्त परेशान रहता है, इस तरह ना किया कर। एकदम उमर को गुस्सा आया और उसने उसका गला पकड़ लिया। फराज फौरी तौर पे समझ गया कि इसका दिल टूटा हुआ था, ये बहुत अजीब सा हुआ बैठा था, परेशान था, और मैंने इसको छेड़ने की कोशिश की है। इसको गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्से में कभी इस तरह की हरकत नहीं की थी। हमें कह देता था मुंह से धक्का धुक्का, मजाक में करता था, लेकिन आज तो उसने उसकी गर्दन ना सिर्फ पकड़ ली बल्कि उसको अच्छी तरीके से दबा भी रहा था। तो वो एकदम से परेशान हो गया। उसको कह रहा है, वो छोड़, पागल हो गया है, क्या कर रहा है, छोड़, पागल हो गया, क्या कर रहा है। जिस तरह उसने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ा था और दबाया था, तो वो अंदाज मजाक वाला नहीं था। फराज को लग रहा था कि मेरी गर्दन सचमुच में दबा रहा है, पागल हो गया है, छोड़ दे, क्या कर रहा है। लेकिन वो फिर भी छोड़ नहीं रहा था। उसने जोर लगा के उसके हाथों को पकड़ शकर के उसको पीछे धक्का दे दिया। लेकिन जब उसको धक्का दिया, उस वक्त उसको अंदाज़ा हुआ कि उमर के अंदर इतना ताकत है जो आम बंदे में नहीं होती। फौरी तौर पे वहाँ से उठा, भागा और नीचे आ गया। उसने मुझे कॉल किया और कहा इस तरह। मैं इतनी देर में वही पहुँच चुका था। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं नीचे गया तो वो नीचे मुझे मिल गया। मैं कहा हाँ क्या हुआ, कहता सर आप ऊपर चले। मैं कहा बता तो सही, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसने कहा ऊपर चले। जब मैं ऊपर गया हूँ, सब कुछ मुझे नॉर्मल नजर आया। उमर नॉर्मल बैठा हुआ था। मैं कहा हाँ उमर क्या हाल है, मेरे से मिला, मुझे कहता जी अभी तो इसकी हालत ये थी, सारा कुछ वो था। और मैंने कहा तेरा ड्रामा कर रहा होगा, फनकार बंदा है, ड्रामे करता रहता है, तेरा ड्रामा किया था। कहता नहीं इसके अंदर बड़ी ताकत आई हुई थी। मैं कहा है ही ताकतवर। खैर बैठ के थोड़ी देर मैंने उनको कवर किया कि कुछ भी नहीं यार, मैं थका हुआ हूँ, बैठता गपशप करता, लेकिन मुझे जाना है तो कल मिलते हैं। और मुझे तो सारी से डर लग रहा है। मैं कहा कुछ नहीं, मैं कहा कुछ कहेगा तो नहीं, इसको बता नहीं तो मुझे अभी जिस तरह प्यार करते हैं इस तरह प्यार से मैंने डांटा, ये कहा। तो उसने कहा नहीं सारे जाएँ, पता नहीं इसको क्या हुआ है क्या नहीं। मैं अपने घर चला गया। तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का या 3 बजे का टाइम था, ये भी मुझे सही याद नहीं, लेकिन लेट नाइट थी। मुझे कॉल आई और बार बार कॉल आई। मैं नींद में था, मैं उठ गया। मैं कहा हाँ सर। कहता उमर की तबीयत ख़राब हो गई है। मैं कहा क्या हुआ है। कहता है सर वो वाकई उस वक्त मजाक नहीं कर रहा था, वो आप आए हैं तो ठीक हो गया था, पहुँचें आप, खुदा का वास्ता पहुँचे नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मैं कहा ठीक है यार। मैं भागा और स्पीड के साथ वहाँ पर पहुँचा। नाइट ड्रेस पहना हुआ था मैंने कहा हाँ। वो नीचे मेरा वेट करता, कहता है सर ऊपर चले, आप संभाल सकते हैं, इस वक्त नहीं। 1-2 लड़के और भी रहते थे, कासिम भी हमारे साथ रहता था। कासिम भी शहजादा बंदा, लव यू कासिम, मिस यू कासिम, वो भी शहजादा बंदा, बहुत प्यार करने वाला बंदा कासिम। तो मैं ऊपर गया तो बाकी भी सारे जागे हुए थे, लेकिन इस कंडीशन में थे कि खौफ में थे कि कहाँ है। कहते सर दरवाज़ा बंद है, अंदर है। उस कमरे को लॉक किया हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं भी डर रहा था, सीधी सी बात है। मैं कहा एकदम अटैक ना कर दे। मैं कहना एक काम करना, अगर ये मेरे ऊपर हमला कर दे तो मैं कम से कम उसको पकड़ लेना, मैं उसके ऊपर पढ़ाई करूँगा। मैं जब अंदर गया हूँ तो उमर नीचे बैठा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा उमर क्या हुआ है, उमर क्या हुआ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे पीछे वो सारे अलर्ट थे,
इतना उनको पता लग गया था कि मदर साहब आ गए हैं, अगर ये आ गए हैं, क्योंकि मैं राज में जब उनको लेके जाता था मैं कहता डरना नहीं है, मैं जैसे कहूँ वैसे करना है, संभाल लूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा कहना ना माना तो आप भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊँगा। तो उस वक्त भी अलर्ट थे कि जो मैं कहूँगा वो करना। मैं उनको इशारा करता पकड़ लो तो पकड़ लेते बगैर डरे। उसकी रीज़न हमेशा यही है, मैंने आपको पहले भी आज कहा है, कैप्टन बहादुर होगा तो टीम भी बहादुर होगी, कैप्टन बुजदल होगा टीम भी बुजदल होगी। जब मैं गया और उसके सामने जाके बैठा, मैं कहा उमर इधर देखो मेरी तरफ, और जब मैं उसके सामने बैठा और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, एक सेकंड में मुझे पता लग गया ये उमर नहीं है, इसकी आंखें जिस तरह की हो चुकी हुई हैं, इसके अंदर हाजिरी है। एकदम से मैं वहाँ से उठा और मैं सोया हुआ आया था, मुँह सिर धो के आया था। मैंने फ़ौरन कहा यार मुझे वज़ू करने दो। मैंने फौरी तौर पे वज़ू किया। उसके बाद मैंने कहा इधर आओ, लेफ़्ट राइट आ जाओ, ये अटैक मारेगा, ये इस वक्त अपने आपे में नहीं है, जो चीज़ भी इस वक्त इसके ऊपर हाजिर है ये अटैक मारेगा, तुम लोगों ने इसको पकड़ना है, इस वक्त हमने इसको संभालना है, सुबह इंशाल्लाह इसका प्रॉपर हल हम निकाल लेंगे, अभी इसको नॉर्मल करना है नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। वो रात मुझे आज भी नहीं भूलती। मैं वज़ू करके उसके सामने जाके बैठा, उस तरह नीचे बैठा देखे जा रहा था, इधर उधर ये दोनों बाकी बैठ गए। मैंने ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसने मुंह ऊपर उठाया और मुझे एक बहुत ही भारी भरकम सी आवाज़ जो मेरे कानों ने सुनी, उन सब ने सुनी, बहुत ही भरकम थी और उम्र की नहीं किसी और की थी, मर्दाना सी आवाज़ थी, बहुत ही भारी भरकम सी थी। और उसने मुझे कहा बंद कर दो। मतलब जुमला ये नहीं था बंद कर दो, मतलब इस तरह का जुमला था कि रोक दो जो तुम पढ़ रहे हो। मैंने फिर भी पढ़ना जारी रखा तो उसने धाड़ के एकदम से दूसरी दफ़ा मुझे कहा तुम्हें नहीं कहा कि इसको रोक दो। मैंने रोक दिया, दूसरी दफ़ा इस तरह धाड़ा गया कि मैंने रोक दिया। मैंने कहा रोक दिया है, खुद कहा मैंने कहा रोक दिया है। कौन हो तुम? आगे से मुसलसल मेरी आंखों में देखी जा रहा है, बात कोई नहीं कर रहा। और कहा मैं उससे पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? 2-3 दफ़ा पूछा उसने, कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा तुम्हारा नाम क्या है? 2-3 दफ़ा पूछा उसने, कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा ठीक है, अगर तुम जवाब नहीं देते, तुमने मुझे मना किया है पढ़ने से, मैं रुक गया हूँ, मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था तो इस तरह खौफनाक अंदाज में वो धाड़ा के कमरा लरस गया और उसके बाद उसने मेरी गर्दन पे उसी तरह हाथ डाल दिए। जैसे ही हाथ डाले तो वो अलर्ट थे पीछे से, उनको पता था कि पकड़ना। उन्होंने फौरी तौर पे उसको हाथ को पकड़ लिया और जैसे उसको पकड़ लिया, उन्होंने जैसे ही उसके हाथों को पकड़ा और उसको खींच के पीछे लेके गए, मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ता जाऊँ वो चीखे मारे, बंद करो, चीखे मारे, बंद करो, मैं पढ़ूँ, वो कहे चीखे मारे। मैं पढ़ता रहा। उमर की आंखें लाल हो चुकी थी, इतनी सुर्ख, इतनी लाल थी कि मैं आज भी यकीन माने उस मंज़र को याद करके डर रहा हूँ। वो बहुत ही भयानक मंज़र था, अंदर से मैं कांप रहा था। बाद में तो मैंने बहुत सारे केस किए, लेकिन उस वक्त मैं आपको सच कह रहा हूँ कांप रहा था, मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा। वो उनको पकड़ के खड़े रहे, वो पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, वो उनको पकड़े रहे और वो अजीब सा चीखें मारता रहा, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और एक टाइम आया जब मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर फूंक मारा तो उन्होंने छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। मैंने कहा इसको सीधा करो, उसके सर के नीचे तकिया रखो। उन्होंने तकिया रखा, उसके सर के नीचे उसको लिटा दिया और हम सारे डरे हुए वहाँ पे बैठे रहे, थोड़ी देर तक वेट करते रहे। उसके बाद हमने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, उसको जगाया, उमर आँख खोलो, उमर 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 जाग गया। जब उमर जागा तो बिल्कुल नॉर्मल सा था, उसकी हालत बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है। उठा कहता हाँ सर जी क्या हुआ है, खैर है, आप लोग क्यों बैठे हैं? इस तरह की पूछना शुरू हो गया। मैं समझ गया कि इसको कुछ याद नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है। खैर मैं वहाँ पे बैठा, थोड़ी देर गपशप की, वो नॉर्मल हो चुका था। लेकिन वो सिर्फ 2-3 दफ़ा धाड़ा था और कहा था चुप करो, चुप करो, चुप करो। लेकिन जब पढ़ते पढ़ते वो बेहोश भी हुआ तो एक बात मुझे खटक गई कि जो चीज़ भी है ये इसको छोड़ के नहीं गई, क्योंकि छोड़ के जाने का स्टाइल ही नहीं था। जब आप पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की हाजिरी होती है, आप उससे हम कलाम होते हैं, बातें करते हैं, या जिस तरह वो निकलती है तो वॉमिट करता है इंसान, वॉमिट नहीं करता, तो तरीके हैं उसके, प्रोसीजर है। मैं समझ गया वो चीज़ नहीं कि ये नॉर्मल है। मैंने उठाया फराज को और बाकियों का, यार बात सुनो, मैं भी आज इधर ही रहूँगा, इसको अकेला नहीं छोड़ना। सुबह इसको एक दोस्त है मेरा, उसके पास लेके चलते हैं, पीर मजहरुल हक उनका नाम था, उनके पास लेके चलते हैं और इसका कराना पड़ेगा, ये अभी नॉर्मल नहीं है। ये हो सकता है अगर हम में से कोई लेट गया तो ये सोए हुए पे हमला कर देगा। उन्होंने कहा सर यही तो हुआ है फराज के साथ, उसने ये तो किया सारा। हम लोग वहाँ पे बैठे गप्पे मारते रहे, वो भी हमारे साथ बैठा रहा। और जब सुबह हो गई तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की, पीर साहब को। मैंने कहा मजहरुल हक साहब किधर हैं? कहते हैं यार क्या हुआ है? मैं कहा ऐसे ऐसे मसला है, कुलीग है हमारा यार, इस तरह हो गया। उसने कहा आज कोई मसला ही नहीं है। मैं कहा ठीक है। उस जो वो पीर साहब हैं, पीर मजहरुल हक, मेरा तो रब्ता नहीं है, बड़ा अरसा हो गया। बहुत सारे लोगों ने मेरा एक शो देखा होगा, जब एक चुड़ैल नहीं, एक औरत थी जिसका कद तकरीबन
कोई 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत जितना था, सफ़ेद दुपट्टा लेके खड़ी थी, बहुत बड़ी थी, यानी उसकी चौड़ाई जो थी वो एक कमरे से भी बड़ी थी, यानी 15 बाई 15 का जितना कमरा होता है ना, उससे भी बड़ी थी। 2 कमरों के बराबर उसकी वो चौड़ी थी और लंबाई उसकी थी तकरीबन कोई 2 मंजिला इमारत के बराबर या 3 मंजिला इमारत के बराबर। मैं इसको भी मैं इंशाल्लाह फेसबुक का जो मैंने पेज का है ना, जो डिस्क्रिप्शन में, उस पर अपलोड कर दूंगा। ये प्रोग्राम पड़ा है मेरे पास। तो उस प्रोग्राम में भी कासिम के अंदर एक चुड़ैल आ गई थी। आप लोगों को मैंने उसकी कहानी भी सुनाई हुई है। उस जगह पे शेर हाजिरी देने के लिए आता था, कासिम के अंदर चुड़ैल आती थी, तो उसी का इलाज पीर मजहरुल हक ने किया था। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाई थी। वही दोस्त है मेरे। उनके पास हम उनको लेके गए और मैंने पहले उठ के तो अपने उस्ताद जी से रब्ता किया और वो उनसे रब्ता ना हो सका। वो पता था कि इस वक्त आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो मैंने कहा मे भी आ गए हुए, एहतियातन मैंने रब्ता किया तो पता लग गया वो नहीं है। तो फिर मैंने उनसे फौरी तौर पर रब्ता किया और सुबह हुई और हम उमर को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। एहतमाम किया, कमरे में उन्होंने बिठाया और उसके बाद कैमरा वगैरह हम लोग लगा के रिकॉर्डिंग इसकी 100% कर सकते थे। लेकिन उस वक्त हमें ख़तरा ये था कि इससे पहले कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि कासिम का जो मसला हुआ था वो भी बहुत नुकसान हुए थे और इसलिए हमने फटाफट उसका कराया था। अब ये डर था कि हम रिकॉर्डिंग कैमरा ये करते, क्योंकि सुबह ही सुबह तो हम पहुँच गए थे मजहरुल हक के पास, और अगर हम वेट करते कैमरे का, उसके लिए वो अप्रूवल लेनी होती है, सारा वो करते और कैमरे आते, सारा कुछ आते, हमें डर था कि यार हमारा कुलीग, हमारा भाई, हमारा दोस्त परेशानी में न चला जाए। और कहानी भी मुझे पता लग चुकी थी, वो बाजी वाली सारी, वो भी मुझे बताई जा चुकी थी। ये कहानी मुझे, जब मैं आया था ना, ये कहानी सारी मुझे जो बाजी ने बताई थी उमर की, ये जो हालात अभी रात को मेरा उसका आमना सामना था, उससे पहले ये मुझे पता लगी थी। अच्छा, हुआ ये कि अब सुबह हम उठे और पहुंच गए। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा वज़ू किया और बैठ के पढ़ाई करने के लिए। जैसे ही उन्होंने पढ़ाई शुरू की तो थोड़ी देर ही गुजरी थी, 2-3 मिनट उमर खामोश रहा, नहीं बोला। हम यही समझे थे कि वो शायद चीज़ जा चुकी है, लेकिन बाकी मुझे कैमरामैन जो वो साथ थे वो कह रहे थे, समझ रहे थे कि उमर नॉर्मल है, और मुझे था कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर जो चीज़ भी अभी गई नहीं है इसके अंदर है। वो पढ़ते रहे, काफ़ी देर पढ़ते रहे। 3-4 मिनट गुजरे थे कि उसके बाद उमर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन शुरू होगी, कपकपाहट शुरू होगी, और मुझे लग गया कि हाज़िरी होनी शुरू होगी। और यही हुआ प्रॉपर। उन्होंने जब किया, उसके अंदर पढ़ाई की, वो जो चीज़ भी थी वो उमर के अंदर इस अंदाज़ में आई कि आज इस अंदाज़ में आई कि पहले शायद इस अंदाज़ में नहीं आई थी। आज जैसे ही वो वाइब्रेशन हुई और वो कांपना शुरू हुआ, और कांपते 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 उसने यूँ चौंक के आंखें ऊपर उठाई, आंखें नीचे करके बैठा था तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी, और उसने पहला जो जुमला मुंह से निकाला वो एक भारी भरकम गलीज़ सी गाली थी जो उसने दी थी उसको, पीर साहब को। पीर नहीं, हम उनको पीर कहते थे, मजहरुल हक को, कि बंद कर दो इसको। और उसके बाद उन्होंने फिर भी पढ़ना नहीं बंद किया, वो पढ़ते रहे। और उसके बाद आज वो जो उस दिन हमने चीखें, रात को जो चीखें और ये सारा कुछ सुना था और उसके साथ सारी सिचुएशन हुई थी, इस वक्त वो कई गुना ज़्यादा था। तो उन्होंने, पीर साहब ने, मदर में जानते थे मैं उनके साथ उठना बैठना था और मेरा इन मामलात में उनके साथ बड़ा राब्ता रहता था, जिनात और ये निकालना और ये सारा कुछ। तो मुझे भी जब वो शुरू में वो वज़ू कर रहे थे तो मुझे अलग लेके गए थे और मुझे कह चुके थे कि मैं जब पढ़ाई करूँगा हो सकता है मुझे आपकी भी ज़रूरत पड़े, अगर ये अटैक करता है और मैं उसके बाद हाथापाई पे आता हूँ तो आपने ये वाला पढ़ना शुरू कर देना मदर साहब, और इस तरह उसको कवर भी करना। मैं कहा बेफिक्र हो जाए। और जब यही हुआ, वो उसकी चीखों पुकार शुरू हुई तो बाकायदा अटैकिंग अंदाज में हमला कर दिया उसने मजहरुल हक पे। जब हमला कर दिया तो हम लोग भी तैयार खड़े हुए थे। मैंने कहा तुम लोग पढ़ो, मैं अब पढ़ाई करूँगा। वो भी उधर से पीर साहब पढ़ते रहे, मदर साहब, और इधर से मैं भी पढ़ता रहा, लेकिन मैं भी उसको पकड़ने के चक्कर में था। यकीन मानिए, एक शख्स था और हम 4-5 जो लोग थे उसको कवर नहीं कर पा रहे थे। आज उसका जो बन था वो हमें मारता था। एक दफ़ा मुझे भी उसने उठा के फेंका था और मेरा सर दीवार में जाके लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं, हमने उसको पकड़ा और उसके बाद पढ़ाई करते रहे। वो जो चीज़ भी थी वो नापाक चीज़ थी और बहुत ही नहीं, उसके बारे में मैं आपको इतना बता देता हूँ। असल में जब वो निकली थी ना और उसे हम कलाम हुए थे, उससे बात किया हुआ था, तो उसने एक फ़िक्रा कहा था उमर के बारे में। उमर बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत ही नाइस बंदा है, बहुत ही प्यारा दोस्त है। वो थोड़ा सा डर गया था। एक जगह पे ऐसे आई थी, अगर मुझे बता देता उसी वक्त के सारे ये मंजर देखा है, इस रिकॉर्डिंग में उस जगह पे इसने उसको देख लिया था बैठे हुए। वो जो हमने रात को रिकॉर्डिंग की थी
उमर ने उसको देख लिया था, देखते इसका दिल दहल गया था, इस तरह दहल गया था, रिकॉर्डिंग तो करता रहा, इसने झटका भी खा रहा, खौफजदा भी हुआ, लेकिन उसके बाद इसने निकाला नहीं, बताया नहीं। बता देता तो हम लोग भी अलर्ट हो जाते, क्योंकि जितना बड़ा साइन उसने देखा था आंखों से, वो कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया था, आंखों ने देख लिया था, वो बहुत ही भयानक था। क्योंकि जिस वक्त हमने पढ़ाई की और उसने वो हम कलाम हुआ और उमर ने हम कलाम में बता दिया, उसी आवाज़ में, वो जो भारी भरकम आवाज़ थी कि इसने मुझे देखा था और मैं वहाँ पे बैठा था और बस मैं वहीं से इसके साथ चल पड़ा था, और इस तरह सारा कुछ चीज़ें मैं नहीं बता रहा। उमर की बाहर बैठा है इस वक्त, परेशान हो जाएगा, कहानी सुन ली तो मुझे गिला करेगा, सर जी वे क्या ना, बड़ा प्यार करने वाला बंदा यार। जब ठीक हुआ ना वहीं पे उमर के अंदर, वो उससे हम कलाम हुआ और उसको निकाला वहाँ से, तो जो नॉर्मल हुआ तब हमने कहा यार, उसको नहीं पता था कि उसने उस आलम में जिस वक्त उसके अंदर हाजिरी थी वो क्या बातें की, क्या करता रहा। लेकिन वो जब ठीक हो गया तो हमने उसको कहा, उमर याद है तुझे तेरे साथ क्या हुआ था? ये वाला तो उसको याद नहीं था जो अभी उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि इसमें उसने बहुत सारी राज की बातें बता दी थी, वो जो भारी भरकम आवाज़ थी। एक तो उसने वहाँ पे गलती की थी, एक गलती उसने फ्लैट पे आके की थी। वो फ्लैट की गलती उससे क्या हुई थी जिससे इसके अंदर ये दाखिल हो गया था, ये दायरा कड़ा के अंदर था, इसने उसको देखा और ये दहल गया, उसको पता लग गया कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ये डरा हुआ है। वो हमारे साथ चलता रहा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम लोग राज की रिकॉर्डिंग से वापस आते हैं तो घर में आते ही सबसे पहले ऐसे नहीं होता कि हम खाना खाने बैठ जाते हैं, नहीं, पहले पहले सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, हम घर में दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही पहले अपने पाँव झाड़ते हैं, जूतियाँ झाड़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम पढ़ने के बाद फिर हम पाँव अंदर रखते हैं, अपने दरवाज़ों को बंद करके आते हैं, सीधा उन कपड़ों को उतारना होता है, गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद वो कपड़े उतार देते हैं, वो वाले नए कपड़े पहन लेते हैं, उन कपड़ों को फिर हम धुलवा देते हैं। उमर ने क्या किया था, फराज ने, बाकियों ने अपना अपना जो एक तरीका था, जो भी हमारे साथ दूसरा कैमरामैन था, उसने अपना गुस्ल वगैरह उस तरह कर लिया था। उमर ने क्या किया था, उसको शायद भूख लगी हुई थी या क्या, वो बग़ैर कपड़े चेंज किए, बग़ैर कुछ गुस्ल किए, वो जो हिदायत थी ना उस पर उसने अमल नहीं किया था, उसको बहुत भूख लगी थी और बाहर निकल गया था। जब हम रिकॉर्डिंग से आते हैं तो ये मखलूक हमारा घर तक हमारा पीछा करती है। उस दिन भी यही हुआ था, उसने हमारा घर तक पीछा किया था, हमें नहीं पता था। लेकिन अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो फिर हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उमर ने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, गुस्ल नहीं किया था, कपड़े चेंज नहीं किए थे, और जो जो कुछ पढ़ना था, करना होता है, वो उसने नहीं किया था। एक छोटी सी और भी गलती थी जो मैं इसको नहीं बताऊंगा, वो उससे हो गई थी, उस बेचारे ने खुद से नहीं की थी, हो गई थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर हावी हो गया था। गलती के चांस नहीं होते थे। और जब वो हाजिरी हुई थी तब भी उसने बता दिया था कि उसने पूछा, उसने मजरूल हक ने, कि तुम क्यों इसके अंदर है? तो उसने कहा इसने ये वाली गलती की और मैं इंतज़ार में था, मैं इनके साथ, ये उसी ने बताया था सारा, मैं इनके साथ आया था, मैं कोने में बैठा हुआ था। जब उसने कहा ये कैमरा लेके ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैं उस कोने में फ़लाँ जगह पे, जहाँ पे एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, उसने क्लियर बताया था। वो तो लहजा अजीब सा था, मैं तो आपको आराम से समझा रहा हूँ, तो टूटा टूटा लहजा था, बड़ा लंबा ये काम हुआ था उमर वाला जो निकालने वाला। उसने कहा वो जो कुर्सी सी पड़ी हुई थी उस कमरे में जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसके वो जो कोना था वहाँ पे जाला सा लगा हुआ था, मुझे वो भी कुर्सी याद है, वो मैंने बाद में देखी भी थी वो कुर्सी, क्योंकि जब उसने बताया था कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे वो था। उस कुर्सी के पीछे एक क्या कहते, कंबल टाइप, कंबल नहीं, कंबल टाइप में एक चीज़ थी, फोल्ड होकर रखी हुई थी, ऐसे सीधी, यूं गोल थी, यूं कोने पे रखी हुई थी, उसके साथ वो, उसका कहना था, वो वहाँ पे बैठा था। और उमर ने जब कैमरा घुमाया और उस जगह पे क्लियर कैमरा यूं रखा भी, और उमर का कैमरा उस जगह पे, बाद में हमने रिकॉर्डिंग निकलवाई तो उस जगह पे उमर का कैमरा भी रहा कुछ देर, लेकिन उसमें रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ। तो उमर का जब उस वक्त उस पर कैमरा रहा और उमर ने उसको देख लिया तो मेंटली तौर पे वो चीख मार देता, डर जाता और झटका मार के पीछे जाता, सर ये क्या है, और रिएक्शन दे देता, हम भी अलर्ट हो जाते, मामला ख़राब ना। तो वहाँ पे उसने, उसके ऐसा खौफ उसके दिल में बैठा। बाद में जब नॉर्मल हुआ, हमने पूछा वो कैसा था, उसने कहा सर उसका तो चेहरा यूं समझिए खून से भरा हुआ था, सर ऊपर से कटा हुआ था, जैसे कुछ था ही नहीं, बालों वाली जो जगह थी ये कटी हुई थी, और जो ये हिस्सा था सारा ये खून से भरा हुआ था। आंखें भी थीं, नाक भी था, मुंह भी था, कान बहुत बड़े बड़े, और ये वाला हिस्सा नोक वाला था, यानी इंसान के जिस तरह कान होते हैं, अगर इतने से इंसान के कान है, वो बहुत बड़े थे, एक हाथ जितने उसके यूं कान थे और नोक वाले थे, और इस हिस्से पे उसका सारा खून था। शक्ल बिल्कुल एक इंसान की तरह थी, लेकिन खून से भरा हुआ था। लेकिन ये हिस्सा जो है माथा और ये बाल, ये जैसे कोई बाकायदा सीधा काट देता है ना, ऐसे काटा हुआ था और उसके ऊपर खून बह रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जो उसके दिमाग और दिल पे ऐसा बैठा कि वो खौफ में आ गया था। लेकिन उस वक्त उसने बताया नहीं। हुआ क्या, ना सिर्फ वो खौफ में आया, बल्कि हमें बहुत सारी हिदायत देनी होती है अपनी टीम को।
उसने उसको दिमाग पे इतना सवार कर लिया था, वो इतना ज़्यादा उसके दिमाग पे सवार हो गया था कि उसके दिल में एक दहशत सी बैठ गई थी, उसके दिमाग में बैठ सा गया था और उसको पता लग गया था ये शदीद खौफजदा हो गया। बुरा हर उस मखलूक को लगता है जब हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, दायरा कड़ा करके जाते हैं, इसलिए डर खौफ नहीं होता, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वापस आ जाते हैं। वो वहाँ से गुस्से में पीछे आ गया था। उमर के उस खौफ को, उस हैबत को जो उसके दिल में बैठ गई थी, उसको पता लग गया था और इंतज़ार में था कि गलती करे तो मैं इसको पकड़ूं। उमर ने हमें बताया कि सर उस जगह पे बैठा था, फिर हमने टेपें निकलवाई, उस जगह को देखा, पूरा दफ्तर डरा हुआ था, बात फैल गई थी, निकल गई थी, हमने छुपाने की कोशिश की थी, फिर भी लीक हो गई थी। और जब टेपें निकाल के उस जगह को देखा जहाँ पे एक कुर्सी थी टूटी हुई, उसके साथ, अगर किसी के पास ये प्रोग्राम हो तो प्लीज़, बहुत से लोगों ने ये प्रोग्राम देखा होगा, वो टूटा फूटा सा घर, एक कुर्सी थी और कुर्सी के साथ तकरीबन वो 3 कमरों पे मुश्तमिल घर था, 3 स्टेप थे, पौड़ियों के सीढ़ियाँ थी जो हम ऊपर चढ़े थे, वो लकड़ी का हिस्सा था जो पहले बाहर था जिसके अंदर हम घुसे थे, और फट्टे थे जिनके ऊपर चलते हुए फिर आगे सीमेंट के 2 कमरे थे। एक ये कमरा नुमा था जो लकड़ी का था, फर्श भी इसका लकड़ी का था, और साथ वाले दोनों कमरे सीमेंट के थे। बहुत सारे लोगों को ये प्रोग्राम याद होगा, अगर किसी के पास इसका लिंक है तो मुझे वीडियो सेंड करें, मैं स्टोरी वालों को भी सुनाऊँगा। तो उस जगह को भी दिखाऊँगा जहाँ पर वो कुर्सी पड़ी थी और उसके साथ वो फोल्ड हुआ एक वो कंबल टाइप रखा था और उसके साथ ये यहाँ पे बैठा हुआ था। उस जगह पे उमर ने कैमरा भी कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे रखा, इसका कैमरा मतलब कैमरा यूँ घुमाते हुए उमर लेके आया, और उस जगह पे जब उसका कैमरा पहुँचा तो कुछ देर कैमरा वहाँ पे फिक्स उसने खड़ा रखा, और तब हमें अंदाज़ा हुआ था कि उस वक्त उमर उसको देख रहा था। लेकिन ना उसकी आवाज़ निकली, ना खौफ आया, ना उमर ने कुछ कहा, हैबत उसके दिल में बस बैठ गई थी। वो उस जगह पे कैमरा ला, लेकिन उस जगह पे कुछ भी नहीं था। हमने उसको जूम किया, कलर दिए, इफेक्ट दिए, चेक करें क्या है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी आंखों ने देखा था, और वो उसने, जब हमने वहाँ पे पढ़ाई की थी तो उसने बताया था कि हाँ उस जगह पे मैं था और इसने देखा था। तो उसके बाद फिर काफ़ी देर हम इसको चेक करते रहे, देखते रहे कोई मसला ना हो, उमर के साथ मसला ना हो। लेकिन उसकी कमाल बात ये, उसने इनकार नहीं किया कि मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। कहता था मैं नहीं करूँगा आज के बाद, सर मेरी बस है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसको प्यार से कहता चल तेरी ऐसी की तैसी, वो फिर राज़ी हो जाता था। सबके साथ वाक़यात होते थे लेकिन राज़ी हो जाते थे। फिर हम काफ़ी दिन इसको देखते रहे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ इस तरह मुस्तकिल इसके अंदर से कहीं दोबारा निकली नहीं। काफ़ी देर हम इसको जज करते रहे। हम इन कहानियों को डिस्कस क्यों नहीं करते थे? कोई कैमरामैन हमारे साथ जाने को राज में तैयार नहीं होता था। किसी कैमरामैन को कहते थे चलो यार, वो कहते सर मैंने नहीं जाना। तो इसलिए 3 कैमरामैन फिक्स थे, जावेद इकबाल खरल, फराज हमीद, उमर फारूक। इस वक्त उमर फारूक दुबई में है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। ये 3 जो थे ना, ये चले जाते थे, फराज भी उमर भी, ये अमूमन साथ होते थे। या जावेद इकबाल खरल ने भी बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन तनवीर गिलानी ने भी काफ़ी मेरे साथ प्रोग्राम किए, आसिफ इकबाल ने भी किए हैं, और काफ़ी कैमरामैन थे, लेकिन बाकी कम जाते थे। ये मेरी एक परमानेंट एक फिक्स टीम बन गई थी। तो बहुत सारे वाक़यात होते थे, तो हम एक दूसरे को हौसला देने के लिए अगर इस तरह की बातें हो जाती थी तो इसको डिस्कस नहीं करते थे। मैं कहता छोड़ो यार, बस कोई डिस्कस नहीं करना, हो गया छोड़ो, ख़त्म करो बात को। तो जब ये वाक़या सारा हुआ और उमर का सारा हुआ, तो बाद में जब उमर ठीक हो गया था तो तब मुझे उमर ठीक हुआ, मुझे कहानी का पता लगा। तब मुझे पता लगा कि मैंने उमर से पूछा, जब वो नॉर्मल होकर बैठा, कि उमर कब हुआ था तुम्हें? तो उसने सारा जो मुझे बताया, घर बात करवाई, जब नॉर्मल हुआ कि कैसे हुआ, इसने क्या देखा। फिर पता लगा था इसके साथ डीजी खान में भी मसला हुआ था। फिर मेरी बाजी से बात हुई और फिर बाजी ने भी बताया कि यहाँ आपके साथ जो मसला हुआ है, इससे पहले ये सारा कुछ हुआ था डीजी खान में भी। फिर वो मुझे सारा एंड पे, यानी उमर जब ठीक हो गया था, सारा पता लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। कहानी तो इस तरह की और भी बहुत सारी हैं जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको भूलती नहीं है ना, कभी ज़िंदगी तक कभी नहीं भूलेंगे जब तक ज़िंदगी है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। सो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भी सुनाता रहूँगा इंशाल्लाह आपको। अब आपकी फरमाइश है तो आप भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जो भी आपके साथ ज़िंदगी में कहानी हुई है इंशाल्लाह उसको मैं शामिल करूँगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, जो पाकिस्तान से बाहर है वो कोड मिलाएंगे पाकिस्तान का, +92 313 66 555 00। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 00। और जो पाकिस्तान में है पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 031366 555 00। इस पर लास्ट में लाजमी स्टोरी लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा, उर्दू में या इंग्लिश में। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह जल्दी आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी, जो मेरी ज़िंदगी की उन यादगार बातों में से एक यादगार बात है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या बीती हमारे साथ, क्या हुआ, बहुत ही खौफनाक था। इंशाल्लाह आगे भी आपको अपनी कहानियाँ सुनाऊँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।